Hello students, today we will discuss our chapter number 5 of civics of class 8th, the Indian Judiciary. इंडियन जुडिशरी क्या होता है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। इंडियन जुडिशरी का मतलब है हमारे इंडिया में जो कोर्ट सिस्टम है सारा, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गए, आपके हाई कोर्ट हो गए, या उससे लोअर लेवल के जितने भी कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल या और जो भी कोर्ट्स हैं, उसको इंडियन जुडिशरी बोला जाता है। अब कुछ की टर्म्स हैं, उसको हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है कलेक्टर। कलेक्टर बोला जाता है जो IAS ऑफिसर्स होते हैं, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोला जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो ऑफिसर होता है IAS ऑफिसर, उसको कलेक्टर बोला जाता है। सेकंड की टर्म है जुडिशरी। जुडिशरी हमारा थर्ड ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट होता है लेजिस्लेचर, सेकंड है एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड है जुडिशरी। जुडिशरी का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। लेजिस्लेचर जो ऑर्गन है उसका काम होता है लॉज को फ्रेम करना, लॉज बनाना। और सेकंड जो ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है, एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन होता है इसका काम होता है उन लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना। और जुडिशरी जो होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है उन लॉज को। उसके बाद नेक्स्ट की टर्म है लिटिगेशन। लिटिगेशन बोला जाता है कोर्ट केसेस को। कोर्ट में जो केसेस फाइल किए जाते हैं उसको लिटिगेशन बोला जाता है। उसके बाद है रेवेन्यू। रेवेन्यू बोला जाता है कहीं से भी अगर किसी पर्सन को इनकम हो रही है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम ए बिजनेस वूमैन, देन मुझे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके जो भी इनकम हो रही है वो मेरे लिए रेवेन्यू होगा। किसी काम को करके उसके बदले में जो रिटर्न्स मिलती हैं उसको रेवेन्यू बोला जाता है। अब जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास टैक्स के थ्रू काफ़ी सारा पैसा आता है, तो टैक्स गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है। देन वायलेशन। वायलेशन का मतलब होता है किसी भी कानून को, लॉ को ब्रेक करना, उसको तोड़ना, उसका उल्लंघन करना। नेक्स्ट इज रिट। रिट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को। इस लीगल डॉक्यूमेंट में उनको या तो किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है, या फिर किसी स्पेसिफिक काम को ना करने के लिए उनको ऑर्डर, या जो हम बोल सकते हैं कि एक लीगल उनको नोटिस जारी किया जाता है। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कानून की नज़रों में सभी बराबर हैं, चाहे कोई किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी क्रीड से, क्रीड मीन्स नस्ल, किसी भी जेंडर से, सबके लिए लॉज सेम है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी हायर कास्ट से कोई पर्सन बिलोंग करता है तो उसको पेनल्टी कम देनी पड़ेगी, उसको पनिशमेंट कम मिलेगी, और अगर कोई लोअर कास्ट से बिलोंग करता है तो उसको पनिशमेंट ज़्यादा मिलेगी। पनिशमेंट सभी के लिए इक्वल है अगर वो किसी भी लॉ को ब्रेक करते हैं। उसके बाद जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है उसका क्या क्या काम होता है। वो रिस्पॉन्सिबल होता है जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के लिए, कि सभी के साथ न्याय हो, लॉज को इंटरप्रेट करने के लिए, और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। हर सिटीज़न के कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं, लाइक राइट टू स्पीक, कुछ भी बोलने का अधिकार, राइट टू चूज़ एनी रिलीजन, राइट टू एजुकेशन। ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं सिटीजन्स के। तो अगर किसी सिटीज़न से कोई दूसरा पर्सन या कोई गवर्नमेंट या कुछ भी, कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स उससे उनकी इन फंडामेंटल राइट्स को छीन रहे हैं, तो जुडिशरी सिस्टम उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा जो जुडिशरी है उसको कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन भी बोला जाता है। उसको कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो देखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करे, मतलब उसमें जो लिखा गया उसका पालन किया जाए, सभी सिटीजन्स उसको माने, और हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो अच्छे से रन करता रहे, प्रॉपर रनिंग उसकी चलती रहे। अब हम करेंगे रोल ऑफ जुडिशरी, कि जो जुडिशरी सिस्टम है उसका रोल क्या है हमारे इंडिया में। फर्स्ट पॉइंट है इसका, जो जुडिशरी सिस्टम है वो कहाँ पे मेन रोल प्ले कर रहा है। अगर कोई सिटीजन्स हैं कंट्री में, उनका आपस में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट हो गया, या फिर गवर्नमेंट और सिटीजन्स का आपस में कोई डिस्प्यूट हो गया, या फिर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स का आपस में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो ऐसे केसेस में
इनके डिसएग्रीमेंट को, इनके इस डिस्प्यूट को रिसोल्व करने का काम करता है जुडिशरी सिस्टम। देन सेकंड पॉइंट है, जुडिशरी फाइनल अथॉरिटी होता है कॉन्स्टिट्यूशन की। मतलब कि अगर पार्लियामेंट, जैसे कि आपको पता है कि लॉज बनाती है, ठीक है, लॉज पास करती है पार्लियामेंट, अगर जुडिशरी को लगता है ना कि पार्लियामेंट ने जो लॉज बनाए हैं वो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो इस केस में वो इन लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। और यहाँ पे एक टर्म आई है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि जैसे मान लो पार्लियामेंट ने लॉज बनाए, अब जुडिशरी सिस्टम उनको रिव्यू करेगा, देखेगा कि वो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, अगर नहीं है तो वो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा। तो इस सारी जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो लास्ट दिया गया है उसमें है कि जो जुडिशरी है वो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को भी इम्प्लीमेंट करवाता है, कि कोई पर्सन किसी को अगर रोक रहा है उसके फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने से, तो वहाँ पर जुडिशरी अपना रोल प्ले करेगा। कोई पर्सन जिससे उसके फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं वो मूव कर सकता है टू द कोर्ट की तरफ वो मूव कर सकता है। रोल जुडिशरी का आपको समझ आया इन 3 पॉइंट्स में। फर्स्ट में मैंने बताया अगर कोई भी डिस्प्यूट डिसएग्रीमेंट है डिफरेंट बॉडीज़ के बीच में तो वहाँ पर जुडिशरी सिस्टम अपना रोल प्ले करेगा। सेकंड में मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने में वो कैसे अपना रोल प्ले कर रहे हैं। थर्ड में हमने आपको बताया कि वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में कैसे रोल प्ले कर रहे हैं। देन हम करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हमारे जुडिशरी सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट क्यों है, अब ये समझना है हमने। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं, उन्होंने जुडिशरी सिस्टम को इंडिपेंडेंस बनाया। उन्होंने 5 पॉइंट्स दिए हैं, 5 आपको एक बेसिक उन्होंने हम कह सकते हैं कि बेस प्रोवाइड करवाया है 5 पॉइंट्स के थ्रू कि क्यों हम जुडिशरी सिस्टम को इंडिपेंडेंट बोलते हैं। फर्स्ट है इसकी पावर को सेपरेट रखा गया अदर 2 ऑर्गन से। जो अदर 2 ऑर्गन मैंने आपको बताए थे लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, इन दोनों से जुडिशरी की पावर को सेपरेट रखा गया है। सेपरेट पावर रखने का मतलब कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये दोनों ही ऑर्गन कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते जुडिशरी के काम में। सेकंड जो पॉइंट है जिसके बेस पर जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बोला गया है वो है कि कोर्ट्स में जब जजेस की अपॉइंटमेंट करनी होती है ना, तो उसमें भी अदर 2 ऑर्गन्स का कोई रोल नहीं है, इनको कोई नहीं पूछेगा वहाँ पर जब जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है। थर्ड पॉइंट है अगर जजेस को रिमूव करना हो उनकी पोस्ट से, उनकी जॉब से, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें ना तो लेजिस्लेचर की चलेगी ना ही एग्जीक्यूटिव की चलेगी, इनसे कोई सलाह नहीं ली जाएगी, ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते इनकी रिमूवल प्रोसेस को। फोर्थ पॉइंट है एक तो इनकी अपॉइंटमेंट भी फिक्स्ड टेन्योर के लिए होती है जजेस की, दूसरा इनको सैलरी भी हैंडसम दी जाती है, मतलब बहुत अच्छी इनको रेम्यूनरेशन सैलरी दी जाती है ताकि कोई थर्ड पार्टी इनको पैसे का लालच देके इनके ऑफिशियल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस ना करवा सके। जब इनको अच्छी खुद ही हैंडसम रेम्यूनरेशन मिलेगी तो इनको क्या ज़रूरत है किसी थर्ड पार्टी से रिश्वत लेने की, ठीक है। लास्ट पॉइंट है जिसके बेस पर इसको इंडिपेंडेंट बोला जाएगा, गवर्नमेंट इनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाती है ताकि जैसे मान लो इन्होंने किसी पावरफुल क्रिमिनल के अगेंस्ट कोई फैसला सुना दिया तो इनको कोई नुकसान ना पहुंचाया जा सके। जैसे अब आपको पता है कि बाबा राम रहीम का आपने सुना होगा, एज एन एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल क्रिमिनल था, ठीक है। तो इतना ज़्यादा पावरफुल क्रिमिनल था, जिस जज ने उसके खिलाफ वर्डिंग दी, फैसला सुनाया, डिसीज़न लिया, तो उसकी जान को खतरा हो सकता था, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रखी थी और उसने इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लिया बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। और उसको हैंडसम रेम्यूनरेशन मिल रही थी, इसलिए उस पर पैसे का भी कोई दबाव नहीं बना। ओके, तो 5 बेसिक पॉइंट मैंने आपको बताए जिसके बेस पर आप जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बोल सकते हो। फर्स्ट क्या बताया मैंने, सेपरेशन ऑफ पावर। सेकंड, इनकी अपॉइंटमेंट जब होती है तो उसमें अदर 2 ऑर्गन्स को नहीं पूछा जाता। थर्ड, उनके रिमूवल में भी अदर 2 ऑर्गन्स को इग्नोर किया जाता है। फोर्थ,
उनकी फिक्स्ड टेन्योर के लिए उनको जॉब दी जाती है और उनको हैंडसम रेम्यूनरेशन भी मिलती है, तो बाहर से कोई थर्ड पार्टी के पैसे का कोई दबाव नहीं रहता। लास्ट, इनको गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी भी दी जाती है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में कोर्ट्स का कैसा स्ट्रक्चर है? इंडिया में कोर्ट्स का एक यूनिफाइड सिंगल जुडिशरी सिस्टम है। कोर्ट्स एक अच्छा सिस्टम है। यहाँ पर सबसे टॉप लेवल पर सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर उससे अंडर हायर कोर्ट होता है और उससे अंडर कई डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स, रेवेन्यू कोर्ट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो आप, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं ना, उससे अंडर जो होते हैं वो होते हैं रेवेन्यू कोर्ट। अब रेवेन्यू कोर्ट कौन से होते हैं? आप में से मुझे लगता है 90% स्टूडेंट्स ने पहली बार नाम सुना होगा रेवेन्यू कोर्ट्स का। लैंड की जो असेसमेंट करते हैं कोर्ट्स और लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, उनको रेवेन्यू कोर्ट्स बोला जाता है। और ओवरऑल कंट्री में जो सबसे बड़ा रेवेन्यू कोर्ट है उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बोला जाएगा। ये हाई कोर्ट के अंडर काम करता है, उसके कंट्रोल में रहता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर बात करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सबसे बड़ा रेवेन्यू कोर्ट है उसको कोर्ट ऑफ कलेक्टर बोला जाता है। उसके बाद है पंचायत कोर्ट्स। पंचायत कोर्ट्स वो वाले कोर्ट्स होते हैं जो छोटे मोटे क्रिमिनल केसेस या सिविल केसेस को डील करते हैं, लेकिन ना पैटी क्रिमिनल एंड सिविल केसेस। पैटी मीन्स छोटे मोटे, जैसे चोरी चकारी का कोई छोटा मोटा केस हो गया, इस टाइप से। ये विलेज लेवल पर काम करते हैं पंचायत कोर्ट्स। और इन कोर्ट्स को न्याय पंचायत भी बोला जाता है और ग्राम कचहरी भी बोला जाता है। नॉर्मली 3 और 4 विलेजेस जो आसपास लगते हैं, इनका एक पंचायत कोर्ट होता है या न्याय पंचायत होती है इनकी। और ये लोग जब इनको यहाँ के डिसीजन से अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है ना, तो इससे ऊपर वाले जो कोर्ट्स हैं, इससे हायर कोर्ट्स हैं, वहाँ पर ये लोग अपील कर सकते हैं। अभी जितना मैंने आपको समझाया उसके बेस पर यहाँ पर 2 आपके पास MCQs हैं। फर्स्ट है, इट इज़ द फाइनल अथॉरिटी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है? मैंने आपको बताया था ना कि अगर जुडिशरी को लगता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है लॉज, तो वो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। तो यहाँ पे फाइनल अथॉरिटी किसके पास हुई? जुडिशरी के पास। तो इसका आंसर होगा जुडिशरी। सेकेंड है, डैश कोर्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। कौन से कोर्ट्स लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? अभी अभी आपको बताया था ना, रेवेन्यू कोर्ट्स होते हैं जो वो लैंड को असेस करने और लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद है जुरिस्डिक्शन। हमें सबसे पहले समझना है जुरिस्डिक्शन का मीनिंग क्या होता है, फिर हम इसके काइंड्स की तरफ चलेंगे। जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि जो अलग अलग कोर्ट्स होते हैं ना, इनके पास कुछ लीगल पावर्स होती हैं, कानून की तरफ से इनके पास अथॉरिटी होती है कुछ डिसीजंस लेने की। तो उन लीगल अथॉरिटीज़ को, उन लीगल पावर्स को जुरिस्डिक्शन बोला जाता है। अब जुरिस्डिक्शन कई तरह की होती है। सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कौन सी होती है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है, जैसे कुछ केसेस होते हैं उसको सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप की ही कोर्ट में डिस्कस किया जाता है, वहीं पर उसको डील किया जाता है, रिजॉल्व किया जाएगा, कहीं और नहीं हम उस केस को लेके जा सकते, तो उसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, अब मैं आपको इसके बाद ना एक और एपलेट जुरिस्डिक्शन करवाऊंगी, फिर आप इसको और उसको कंपेयर करोगे ना, फिर आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। अब जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके पास कुछ केसेस के रिगार्डिंग, कुछ केसेस में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है। वो कौन से केसेस हैं? अगर स्टेट या सेंटर या एक से ज़्यादा स्टेट्स आपस में उनका कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो ये वाला केस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाएगा, वहाँ पे इसको फाइल किया जाएगा और किसी कोर्ट में नहीं इसको फाइल कर सकते। अब आई थिंक क्लियर है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है, कि एक पर्टिकुलर टाइप के केस को एक पर्टिकुलर कोर्ट में ही डील किया जाए, कहीं और नहीं। अब जो ये वाला केस है ना, स्टेट्स के बीच में या सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, इसको हम ना तो हाई कोर्ट में लड़ सकते, ना किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट में, इसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही रिजॉल्व करेगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है, कोई ऐसे केसेस हों जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया गवर्नमेंट ने, या गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर ने, उसकी एजेंसी ने, उसके डिपार्टमेंट ने, या गवर्नमेंट के किसी बंदे ने, तो वहाँ पे उसको सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा। रिट मैंने आपको की टर्म में बताया क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें किसी पर्सन को किसी काम को करने के लिए या फिर किसी काम को ना करने के लिए उसको ऑर्डर दिया गया है, इशू किया गया उसके रिगार्डिंग। उसके बाद है हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट के पास भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है कुछ केसेस को लेके। वो कौन कौन से केसेस हैं? अगर कोई पर्सन, कोई सिटीज़न फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है या स्टेट इलेक्शंस के रिगार्डिंग कोई डिसएग्रीमेंट, कोई डिस्प्यूट हो गया, तो इस तरह के केसेस को सिर्फ हाई कोर्ट में ही डील किया जाएगा, कहीं पर भी और डील नहीं किया जाएगा। ये था अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब हम करेंगे एपलेट जुरिस्डिक्शन। एपलेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है? एपलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब है अपील करना हाई कोर्ट से अंडर जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं। सबसे पहले तो आप एक बार एपलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब जरा ध्यान से नॉर्मल वे से देखो। जैसे आपने सुना होगा कि कई बार किसी लोअर लेवल के कोर्ट में अगर किसी को न्याय नहीं ना मिलता तो उससे अपर लेवल, उससे हायर लेवल के कोर्ट में वो लोग अपील कर देते हैं, ठीक है। वहाँ पे नहीं मिलता तो उससे अपर लेवल के कोर्ट में वो अपील कर देते हैं। तो इसी को ही तो एपलेट जुरिस्डिक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो एपलेट जुरिस्डिक्शन क्या हो गया कि लोअर वाले कोर्ट से अगर न्याय नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला, तो उससे हायर वाले कोर्ट में अपील कर दी जाती है। इसी को ही एपलेट जुरिस्डिक्शन बोला जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास कौन से केसेस में होती है एपलेट जुरिस्डिक्शन? एक तो है कि अगर कोई क्रिमिनल या सिविल केसेस हैं, वहाँ पे हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया, उसके डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है। सेकंड है कोई ऐसे केसेस जहाँ पे हाई कोर्ट खुद सुप्रीम कोर्ट के पास केस भेज देती है, उससे लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है लॉ का, तो इसको आगे भेज देना चाहिए हायर अथॉरिटी के पास। या फिर कोई ऐसे केसेस जहाँ पे हाई कोर्ट अपना डिसीजन चेंज कर देती है लोअर कोर्ट का, मतलब लोअर कोर्ट से केस हायर कोर्ट के पास आया, हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट ने उसके डिसीजन को चेंज करके डेथ पेनल्टी दे दी क्रिमिनल केस में। तो ऐसे केस को सुप्रीम कोर्ट एपलेट जुरिस्डिक्शन, ऐसे केस में वो अपनी एक्सरसाइज कर सकती है। उसके बाद हाई कोर्ट के पास एपलेट जुरिस्डिक्शन किस केस में होती है? अगर हाई कोर्ट के अंडर जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं, लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स है, उससे अंडर जितने भी कोर्ट्स हैं, अगर वहाँ पर किसी को जस्टिस नहीं मिला तो उसके अगेंस्ट हायर कोर्ट में अपील की जा सकती है। अब हमने दो जुरिस्डिक्शन की, फर्स्ट की एपलेट जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सेकंड हमने की एपलेट जुरिस्डिक्शन। अब हम करेंगे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। कोर्ट्स के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी होती है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि वो कुछ सर्टेन मैटर्स पर एडवाइस दे सकते हैं, सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं, ऑर्डर नहीं। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, वो प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इश्यूज़ पर एडवाइस दे सकता है, पर प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है, बंदा नहीं हुआ उसके जो एडवाइस है उसको फॉलो करने के लिए। वो उसकी मर्जी है, अगर उसको ठीक लगे तो वो फॉलो कर सकता है, ना लगे तो वो नहीं करेगा। फोर्थ टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन है सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है इस पावर के अंडर कोर्ट्स अपने उनके नीचे जितने भी कोर्ट्स होते हैं ना, उनकी फंक्शनिंग को वो सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं कि वो सही ढंग से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंडर हाई कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की फंक्शनिंग को सुपरवाइज करेगा। हाई कोर्ट के अंडर डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स हैं, तो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स की फंक्शनिंग को एडमिनिस्टर करेगा, देखेगा कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। आज के लिए इतना इनफ है। कल मैं आपको करवाऊँगी, आई मीन टू से इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। हमारे लीगल सिस्टम की कौन कौन सी डिफरेंट ब्रांचेस हैं और हम कोर्ट्स तक कैसे असेस कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, कोर्ट जजमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और एट लास्ट हम लोक अदालत के बारे में पढ़ेंगे। देन आपका जुडिशरी सिस्टम वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। गुड बाय स्टूडेंट्स।